चलिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर ना हमने जो चीज़ ड्रॉप करी थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ओवर टाइम के बाद हम जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि हाल से, रोवन, हाल से बियर, है ना, या फिर इफेक्टिव वेज रेट, है ना, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, ये ओवर टाइम के क्वेश्चंस, इनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। क्लियर ही नहीं है तो फटाफट से मैं ओवर टाइम के बारे में बताया। तो देखो ओवर टाइम में होता क्या है, यहाँ पे पहले ध्यान रखना, ओवर टाइम का मतलब, पहले देखो ओवर टाइम में कौन सा एक्ट अप्लाई होता है। ये जो ओवर टाइम है ये हम बताते हैं आपको एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मतलब ये जो ओवर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 1948 के बारे में। बात क्लियर होगी नहीं होगी भाई। ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि अगर 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 किसी भी वर्कर का बेसिकली, अगर मान के चलिए आप एक दिन में उससे 8 घंटे का मामला डिसाइडेड है कि आप उससे एक दिन में 8 आवर्स ही काम करा सकते हो। कितने घंटे? 8 आवर्स ही काम करा सकते हो एक बंदे से पर डे। ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलो आप उस बंदे से काम करवा रहे हो कितना, 10 आवर्स अ डे का काम ले रहे हो, काम करवा सकते हो 8 घंटे और करवा रहे हो 10 बेसिकली। तो यानी कि जो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, 2 घंटे जो एक्स्ट्रा काम करवाया, क्लियर नहीं है, इसे आप क्या बोलते हो मेरे बेटे जी? ओवर टाइम बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे बेटे जी? ओवर टाइम। क्या आपने उस बंदे से एक्स्ट्रा काम लिया, ओवर टाइम लिया बेसिकली। अब जब एक्स्ट्रा करवाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। और नॉर्मली एक्स्ट्रा पेमेंट होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सपोज मान के चलिए कि हाँ आप वर्कर को पे करते हो ₹100 पर आवर का। कितना पे करते हो? ठीक है ना, पर आवर का आप कितना पे करते हो? ₹100। 100 रुपये पर घंटा पे करते हो। क्लियर ही नहीं है? तो मुझे बताइए फटाफट से, आपने उस बंदे से काम कितने घंटे कराया? 8 घंटे, 10 घंटे? काम तो 10 घंटे कराया ना। ठीक है, तो देखो ऐसा कहते हैं कि आप जो उसे वेजेस दोगे ना, वो कितना वेजेस दोगे? 10। जितना काम, जितना टाइम उससे लिया, टाइम इंटू टाइम रेट, हाँ ये ना, इतने तो आप दोगे ही दोगे। लेकिन आपने उस बंदे से एक्स्ट्रा काम कितना कराया? 2 घंटे का। बोलो हाँ या ना, 2 आवर्स का। तो उतना ही 2 घंटे का एक्स्ट्रा भी दो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब अब इधर थोड़ा समझना बातों को। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ हरित कि 8 घंटे तो मुझे कराना ही था काम, बोलो हाँ ये ना, ठीक है ना, इंटू 100 रुपये प्लस 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा काम कराया इंटू 100 रुपये। मैंने क्या करा, इसको इसको क्या कर दिया, ऐसे तोड़ दिया इसमें और इसमें, और ये अलग से लिख दिया। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एक काम करते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं। ये अलग से लिख दिया, 2 घंटे इंटू ₹100। क्लियर ही नहीं है? आया? तो देखो आप जो 2 घंटे है ना, यार 2 घंटे के जो 100 रुपये काम कराए वो तो आपको देने ही थे भाई, काम करा तो देने तो थे ही, बट एक्स्ट्रा क्या दिया? दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। ये आपका एक्स्ट्रा है। आया समझ में नहीं आया? ये आपने एक्स्ट्रा दिया सामने वाले बंदे को। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो यानी कि ये तो आपका नॉर्मल वेज था ही, ये तो आपको देना ही था। एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा जो पेमेंट था वो दिस इज कॉल्ड, ये वाली अमाउंट। क्लियर ही नहीं है? इस अमाउंट को मेरे बेटा हम कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। बोलो क्या कहते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम समझ गया ना? प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा पेमेंट, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पेमेंट। क्लियर ही नहीं है? ठीक है ना। तो कोई अगर कोई तुमसे पूछे कि आपने ओवर टाइम का कितना पे करा, कितना पे करा, ओवर टाइम प्रीमियम नहीं, ओवर टाइम का कितना पे करा, ओवर टाइम का आपने पे करा 200 × 100, सॉरी 2 × 100, 2 × 100 कितना, 400 पे करा। ये ओवर टाइम का, ओवर टाइम के टाइम का पे करा 400 रुपये। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं इस बात में? लेकिन कोई पूछे ओवर टाइम प्रीमियम कितना पे करा, तो वो 200 आएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपको कितना बैठा, ये 800 रुपये प्लस 400 रुपये। बोलो हाँ, ये सब क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं ओवर टाइम पेमेंट। ओवर ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, तो कितना पे कर रहे हैं हम? अच्छा, कोई यहाँ पे तुमसे पूछे कि इफेक्टिवली कितना हो गया तुम्हारा इफेक्टिव रेट? 10 नहीं, हाँ नालायक, इफेक्टिव रेट कितना हो गया?
भाई हम 1200 दे रहे हैं टोटल 10 घंटे का, यानी कि हमारा एवरेज जो जा रहा है इफेक्टिव रेट वो 120 रुपये पर घंटे का जा रहा है। क्लियर है ना? आ गया? ये तो ओवरटाइम समझ में आ गया, ओवरटाइम क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि ओवरटाइम कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो देखो ओवरटाइम में यहाँ लिखते हैं, फैक्ट्री एक्ट कहता है कि वर्कर विल बी पेड वेजेस विच इज ऑफ द हायर ऑफ द टू। मतलब आप दो बातें याद रखना, क्या हायर ऑफ टू, मतलब दो कैलकुलेशन होंगी यहाँ पर, दो कैलकुलेशन में जो ज्यादा होगी वो हम वर्कर को पे करेंगे। बात क्लियर होगी? ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? ये फैक्ट्री एक्ट कहता है। ये कौन कहता है? फैक्ट्री एक्ट कहता है। कोई दिक्कत नहीं इस बात में, ठीक है। अब क्या कहता है फैक्ट्री एक्ट, हायर दो टू नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 नंबर 2 फैक्ट्री क्या कहता है, बात समझना। नंबर 1 नंबर 2 फैक्ट्री क्या कहता है इस चीज के लेकर, वो कहता है कि अगर आप उससे काम करवा रहे हो यहाँ पर अप टू 48 आवर्स अ वीक, 48 आवर्स अ वीक, क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक वीक में, ये कैलकुलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? वीक, ठीक है। तो ये बोला गया है 48 आवर्स तक नॉर्मल रेट, देखते रहे ना, 48 आवर्स तक नॉर्मल रेट प्लस अबव 48 आवर्स, अबव मतलब 48 आवर्स के बाद काम करवा रही हो, मल्टीप्लाई डबल रेट। ये भाषा भी समझ में आगे नहीं आगे, पहले ये बता दो। ये वीकली वेजेस पे, मतलब एक हफ्ते की कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, कर रहे हो नहीं समझे तो मेरे ऊपर कैलकुलेशन में नॉर्मल रेट 100 रुपये, डबल रेट 200 रुपये आया ना। और हमने ये तो करा ऊपर भी, जब मैं तुम्हें समझाया था तो मैंने वही तो करा, डबल ही तो करा कि भाई नॉर्मल तो मैं दे ही रहा हूँ और ओवर टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो नॉर्मल और ओवर टाइम मिला के डबल रेट हो गया। मतलब अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करना चाहूँ हरित, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि देखो कि 8 घंटे तक तो मेरा नॉर्मल रेट, ये बोला गया 8 घंटे के बाद जो काम कराया 2 घंटे उसका डबल रेट। बात तो ये बेटा, इस डबल रेट में नॉर्मल भी आएगा और ओवर टाइम भी आ गया, समझ गए? कोई दिक्कत, समझाने की दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये हो गया कोई दिक्कत? चलो उसके बाद यहाँ लिखा है किस बेस पे, डे बेसिस पे, अप टू 9 आवर्स अ डे। तो ये कैलकुलेशन किस बेस पे हो रही है हरित? डे बेसिस पे हो रही है बच्चे, हाँ है ना। इन्होंने क्या बोला है कि 9 आवर्स तक मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट, समझ गए, प्लस अगर एक दिन में 9 घंटे तो ऊपर काम कराओगे अब 9 आवर्स, तो क्या दोगे तुम उसे? आ गया। तो तुम किसी पर्टिकुलर वर्कर की डे कैलकुलेशन भी करो और वीक कैलकुलेशन भी करो, और दोनों में जो ज्यादा बैठे विच एवर इज हायर वो दे दो। ये कौन कहता है? फैक्ट ट्रिक कहता है। आया समझ में नहीं आया? हाँ 6 दिन के अकॉर्डिंग 48 आवर्स 6 48। हाँ बोलो बोलो। 6 दिन के हमारे 54 घंटे बैठे 9 घंटे के हिसाब से। ये तेरे को लग रहा है ऐसा, ये कैलकुलेशन तेरे को लग रही है ऐसी, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार कवर अप भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, किसी बंदे ने नॉर्मली 8 घंटे काम करा है ना, ये 9 घंटे काम करे एक दिन के अकॉर्डिंग, बात समझी जाए तो, अगर हम क्लियर ही नहीं है, लेकिन किसी दिन उससे काम नहीं करा एक्स्ट्रा, बात समझना। हमको ये लगता है
कि अगर वो 9 घंटे पूरा काम कर रहा है, अच्छा तू उसके अकॉर्डिंग कहना चाह रहा है कि 54 और 48 के बीच का डिफरेंस, मैं समझ गया ये कहना चाह रहे, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो 9 घंटे के अकॉर्डिंग काम करेगा एक दिन में, वो 9 ही घंटे काम कर रहा है, तो ये किसी क्वेश्चन पे हो सकता है, ये तू कहना चाह रहा है, मैं समझ गया तेरी बात। 6 दिन काम कर रहा है बंदा, 9 से 54 घंटे काम करा, तो टेक्निकली डे के अकॉर्डिंग तो उसका कोई ओवर टाइम बना नहीं, लेकिन वीक के अकॉर्डिंग उसका ओवर टाइम बन गया बेसिकली। हाँ सही बात है, मैं उसको ज़्यादा जाएगा, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये फैक्ट्री एक में मैक्सिमम लिमिट है 9 आवर्स की, कि आप एक बंदे से 9 घंटे ज़्यादा काम नहीं करा सकते नॉर्मली एक दिन में, और करा रहे हो तो टाइम उसे पे करो, ये लिमिट फिक्स कर रखी है एक बंदे की, आप समझ गए, ये है कहानी। और जो तेरी 48 घंटे की लिमिट है, वो बैठ गई तेरे 8 घंटे के अकॉर्डिंग, 48 8 घंटे का टाइम लगा लिया, तो नॉर्मली कंपनी का तुम अगर टाइम शेड्यूल देखोगे तो वो 8 घंटे वाला बैठता है, अगर हम देखें तो टेक्निकली, है ना, ये है कहानी। आ गया समझ में, आप लोगों को इन यहाँ तक क्लियर कैलकुलेशन। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात आती है कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका हम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, भाई आप ओवर टाइम को ट्रीटमेंट, अभी तो कैलकुलेशन हो गई, अब ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप ओवर टाइम को कॉस्ट अकाउंटिंग में कहाँ शो करोगे, क्या आप इसे अपना नॉर्मल खर्चा मानोगे, क्या आप इसे नॉर्मल खर्चा मानोगे, प्रोडक्शन का पार्ट मानोगे, या ओवरहेड का पार्ट मानोगे, ये बात आती है। तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें डिपेंड करते हैं कि ओवर टाइम का पर्पस क्या है, हम ओवर टाइम करवा क्यों रहे हैं, बताओ करवा क्यों रहे हैं। हो सकता है कि मैं ओवर टाइम इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे पहले मैं नेग्लिजेंसी में काम कर रहा था, अब मुझे अचानक से डिलीवरी देनी है अपने क्लाइंट को, तो मुझे ओवर टाइम करवा के काम करना पड़ेगा पूरा। तो ये तो कौन सा रीज़न बना, एबनॉर्मल रीज़न बना कि मैंने पहले लापरवाही क्यों दिखाई, समझ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है हैवी डिमांड, डिमांड ज़्यादा आ गई हो, तो ये तो नॉर्मल रीज़न है, डिमांड ज़्यादा आ जाना, क्योंकि दोनों भी दिख रहा होगा कि एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट बन रही होगी, है, एक में नॉर्मल कॉस्ट बन रही है, नॉर्मल कॉस्ट, हाँ है ना। तो वही चीज होती है, पर्पस क्या है ओवर टाइम, हम करवा क्यों रहे हैं, और उसी पर्पस से उसका ट्रीटमेंट डिफाइन हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के जो है, पहली बात करते हैं, चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं पहले बोलता हूँ फिर लिखते हैं। इफ ओवर टाइम इज डन ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना, ड्यू टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब हम अपने कस्टमर के कहने पर ओवर टाइम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ओवर टाइम का खर्चा किससे मांगेंगे, बात ही खत्म हो जाती है, हाँ है ना, क्लियर ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो ओवर टाइम प्रीमियम, भाई एक्स्ट्रा खर्चा क्या आ रहा है, प्रीमियम ही तो आ रहा है, बाकी तो नॉर्मली हमें वैसे ही पे करना पड़ता, करते ना, हम पे एक्स्ट्रा बर्डन क्या ओवर टाइम प्रीमियम का आया, तो ओवर टाइम प्रीमियम का क्या करेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी चार्ज टू द जॉब, लिखेंगे बोलो, ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज टू द स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब का मतलब समझ गए, उस बंद स्पेसिफिक जॉब का मतलब है जो हमारा कस्टमर है ना, उसका काम, उसके काम में खर्च को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल है, सपोज मान के चलो मुझे अपनी कोचिंग के लिए क्या करना था कि रजिस्टर बनवाने थे, ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि अब मैं और रजिस्टर में बनवा के कहाँ कब जा रहा हूँ, मान के चलो मैं जनवरी के महीने में गया, मतलब जिससे बनवाने में जनवरी के महीने में गया, मैं गया यार रजिस्टर बना दो, भैया स्कूलों का काम आया हुआ है, भैया मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हारा काम, तुम्हारे रजिस्टर भी कोचिंग मतलब स्कूल तो बनवाते हैं मुझसे 1000 1500 2000, तुम बनवाओगे मुझसे 200 300 रजिस्टर, अंदर समझ रहे हो ना, क्वांटिटी का अंदर आ रहा है, खेल आ रहा है, समझ गए ना। भैया नहीं मैं नहीं पकड़ रहा भैया, मैं भैया कर ले यार प्लीज, कर ले यार प्लीज, अरे जो एक्स्ट्रा बनेगा भैया मैं दे दूंगा, तो रात में ओवर टाइम लगा दियो, समझ गए। अब आया समझ में नहीं आया,
कि भैया एक्स्ट्रा लगेगा, ओवर टाइम लगेगा, तो वो पूरा पैसा मेरे, वो किसी और क्लाइंट से वसूलेगा नहीं, मुझसे वसूलेगा एक्स्ट्रा पैसा। आया समझ में नहीं आया? तो अगर हम किसी कस्टमर थे, कस्टमर के लिए कर रहे हैं, तो वो कस्टमर की जॉब में ही ऐड हो जाएगा, उससे ही हम मांगेंगे ओवर टाइम प्रीमियम। बात क्लियर हो गई? दूसरा आ जाए यार, चलो दूसरी बात करते हैं। इफ ओवर टाइम इज डन ड्यू टू द जनरल प्रेशर ऑफ द वर्क टू इंक्रीज द आउटपुट रेगुलरली एज अ नॉर्मल फीचर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, then overtime premium is treated as a part of labor cost and labor cost is charged to the inflated wages rate। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये तुम्हारा चार्ज हो रहा है, यहाँ लिखेंगे ड्यू टू जर्नल प्रेशर ऑफ वर्क, है ना, मतलब काम का प्रेशर था, काम ज्यादा था, क्यों कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, जो लेबर है उस टाइप की लेबर हम पे कम है, तो जो एग्जिस्ट लेबर होगी उससे ही काम करवाना पड़ेगा, और उसी लेबर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज एज अ पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, तब मैं उसे लेबर कॉस्ट का पार्ट मान लूंगा। लेबर कॉस्ट का मतलब है एक तरीके से डायरेक्ट लेबर, समझ गए, मैं उसे डायरेक्ट लेबर मान लूंगा। मतलब मेरा जो रेट था वो 100 का क्या हो गया था, 120 हो गया था इफेक्टिव रेट, उस रेट पे चार्ज कर दूंगा। आया समझ में नहीं आया? दूसरा, तीसरा पर्पस, अगर ओवरटाइम किया जा रहा है, अगर ओवरटाइम किया जा रहा है irregularly meet the requirement of the production, then overtime period shall be charged as a factory overhead। मतलब ड्यू टू irregularly meet the प्रोडक्शन लेवल। देखो दोनों बातों में अंतर है, यहां पर हमारे पास क्या है, रेगुलर प्रेशर है, हम पे स्किल्ड लेबर की कमी थी, अब सेम एग्जिस्ट लेबर से हमें काम करवाना है, तो हमने लेबर को उसका पार्ट माना। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर नहीं था, नॉर्मल काम हम निपटा रहे थे, लेकिन अचानक से प्रेशर आ गया, तब काम बढ़ गया हमारे पास अचानक से किसी महीने में, समझ गए बात, क्लियर हो गई? तो वो इरेगुलर हुआ, रेगुलरली प्रेशर नहीं होता हमारे पास, समझ गए? तब एक्चुअली होता तो देखो बनता तो प्रोडक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है। देखो अगर मैं लेबर कॉस्ट बोल दूंगा तो भी प्रोडक्ट कॉस्ट में चला गया ये, बस क्या हो गया, ये एक तरीके डायरेक्ट, ये क्या मैंने खर्चा मैंने डायरेक्ट मान लिया। यहाँ पर बोला है चार्ज एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड, मैंने क्या मान लिया थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट मान लिया। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, चार्ज एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, और हर ओवरहेड को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। ये एक तरीके से मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, लेकिन देखो मैं डायरेक्ट मानू इनडायरेक्ट मानू, इंक्लूडेड तो किस में हो रहा है, वो प्रोडक्शन में हो रहा है ना, तरीका, हाँ बस बस बात वही है, दिखाने का तरीका अलग है। क्लियर है? वो शीट में उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। लास्ट, ये आगे तुम्हारा एबनॉर्मल कारण। एबनॉर्मल कारण क्या हुआ, इफ द ओवरटाइम इज डन ड्यू टू द एबनॉर्मल रीजन, हाँ, या माल खत्म हो गया था, अच्छा माल लेट आया, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। मतलब एबनॉर्मल रीजन का मतलब है कि ये कारण हमारी गलती से है, नॉर्मली नहीं है ना, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी एबनॉर्मल रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरटाइम प्रीमियम को हम क्या करते हैं,
चार्ज इन कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो अगर कोई भी खर्चा ना, ये ध्यान रखना, अगर कोई भी खर्चा हो, कोई भी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम्हें जहां पर भी नजर आ जाए ना कि ये तो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल का मतलब वो पूरी कॉस्ट शीट में कहीं नजर नहीं आता, ना तो उसे ओवरहेड मानते, ना प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब ना डायरेक्ट खर्चा मानते ना इनडायरेक्ट मानते, वो सीधे हटा देते हम कॉस्टिंग पीएनएल में। बात के लोग नहीं हो गई। इसके बीच में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको। देखो कॉस्टिंग पीएनएल का मतलब है कि जहां पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नजर आएगा और हम अपने प्रॉफिट में से इस कॉस्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी कि कुल मिला के हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर ही नहीं है। देखो अगर हम किसी कॉस्ट को कवर कर लेते हैं तो क्या प्रॉफिट कम होगा हमारा, नहीं होगा। हम कवर कर रहे हैं ना, कस्टमर से ले रहे हैं, हाँ है ना। अब एबनॉर्मल कॉस्ट हम कस्टमर से नहीं ले सकते, यानी कि ये हमारी कॉस्ट कवर नहीं हो रही, ये कॉस्ट कहीं कहीं से तो कवर करनी पड़ेगी ना, तो कहाँ से कवर करते हैं, जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा, इस वजह से डायरेक्ट कॉस्टिंग बिल में बेच देते हैं। आया समझ नहीं आया, कोई दिक्कत, ये ट्रीटमेंट है और यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। पीएनएल ऑलमोस्ट सेम से ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, मतलब एक तरीके से उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉस्टिंग का फॉर्मेट यूज करते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, समझ गए, बात क्लियर हो गई। बात, हाँ पूरी क्वेश्चन बताई तो थी, पूरी क्वेश्चन समझाई थी मैंने, जितना समझा सकता था। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं हम अपना मामला, ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर बताओ बुक का, 36। करें शुरू। अब तक के क्वेश्चन खत्म है तुम्हारे, क्वेश्चन खत्म है अब तक के, मेरी बुक आ गई। क्या पता तुम्हें देते हैं यार, कई बार होता है दे भी देते हैं फ्री में। अरे पैसा, अरे हो जाए कुछ ना कुछ मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट टू एसरटेन द प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग 13-14। देखो एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट टू एसरटेन द प्रॉफिट लॉस। देखो एक कंपनी जो कि निकालना चाहती है कि भैया मेरा कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मैंने मीनिंग बताया था, मतलब लेबर के आने जाने से भैया ऑब्वियस बात है कितना मेरा प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, मुझे वो बताना है। फॉर दिस पर्पस दे गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइम पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट्स इज 50,000 आवर्स। देखो क्या लिखा है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूट, अगर कोई नया बंदा आएगा तो उसे ट्रेनिंग पीरियड कितना लगेगा, 50,000। अब देखो जितने टाइम में ट्रेनिंग कराएंगे प्रोडक्शन कर सकते थे, क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस वर्कर। नहीं है, मतलब एक एक्सपीरियंस वर्कर जितनी एफिशिएंसी से काम करता, सामने वाला बंदे कितने करेगा, 60% एफिशिएंसी से काम करेगा। द टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वर्कर इज 10 आवर पर यूनिट, मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लेता है, 10 घंटा लेता है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड में जितना भी आउटपुट आएगा उसमें 20% तो बर्बादी निकलेगा। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट वॉज 20 रुपीज 25 रुपीज, मतलब एक यूनिट को रेक्टिफाई करने में हमें 25 रुपये लगने वाले हैं। चलिए
पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी आर लॉस ड्यू टू द डिले इन द रिक्रूटमेंट। देखो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर मतलब कितने घंटों का नुकसान हो गया क्योंकि रिक्रूटमेंट लेट हुई थी, डिले हो गई थी। 1 लाख घंटे हमारे बर्बाद हो गए, मतलब 1 लाख घंटों में जो काम होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो प्रोडक्शन नहीं हो पाई। क्लियर नहीं है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180, पीवी रेशियो 20%। बताऊंगा पीवी रेशियो, हालांकि जब तुम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा पीवी रेशियो होता क्या है बेसिकली। ठीक है। सेटलमेंट कॉस्ट ऑफ द वर्कर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन वाज 183,480, मतलब एक तरीके से जब वर्कर को बाहर निकाला गया तो सेटलमेंट करा गया, वो पैसा देना पड़ा हमें। रिक्रूटमेंट कॉस्ट आई हमारी इतने रुपए की, ट्रेनिंग कॉस्ट आई हमारी इतने रुपए की। यू आर भाई ऑब्वियस बात है, कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉमन सेंस लगाएंगे हम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस बाय द कंपनी ड्यू टू द इंक्रीज लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 13 एंड 14। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया? क्लियर ही नहीं है? आ जाओ। देखो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो देखो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। देखो सेटलमेंट कॉस्ट ये और ये 3 चीजें तो ऐसी हैं, खर्चा बढ़ेगा तो जितना खर्चा बढ़ गया उतना तो मेरा प्रॉफिट गया, हाँ है ना। बस मुझे ऊपर वाले 4 पॉइंटों की कैलकुलेशन करनी है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। तो पहले लेते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं हम, यहाँ पर वर्किंग, ठीक है ना। हम लिखते हैं वर्किंग पॉइंट नंबर 1। क्या लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 में? ये नॉर्मल प्रोडक्शन। बताओ कितना होता? 50,000 घंटे हमारे ट्रेनिंग पीरियड में थे, आए ना। नॉर्मल प्रोडक्शन इन ट्रेनिंग आवर्स, नॉर्मल प्रोडक्शन इन ट्रेनिंग आवर्स। ट्रेनिंग आवर्स में नॉर्मली कितना प्रोडक्शन होता? 5,000 यूनिट। सही कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते हैं, तो 50,000 में 5,000 यूनिट बन जाती। बता रहा हूँ ना, तो ये क्लियर है ना। लेकिन अब यहाँ लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन इन ट्रेनिंग आर बाय ट्रेनिंग। आए ना। भाई जो ट्रेनी थे उन्होंने कितना प्रोडक्शन करा? भाई 5,000 यूनिट थी, बना सकते थे नॉर्मली, बट उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी? खाली 60% है बेटा। एक्टिव प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा? यूनिट। सही बात है, ये नहीं है कोई दिक्कत? बात क्लियर हो गई? आइए ना, तो लिखेंगे प्रोडक्शन लॉस्ट। कितना प्रोडक्शन कम हो गया हमारा? 5,000 बन सकती थी, बनी कितनी? 3। तो प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ? 2,000 यूनिट्स का। कोई दिक्कत आई इस बात में? बोलो आएंगे ना। ठीक है। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट। बताओ कितने घंटा लेट हुआ काम? 1 लाख घंटा मामला बिगड़ गया हमारा। क्लियर है? मतलब इन 1 लाख घंटे के अंदर भी प्रोडक्शन हो सकती थी बच्चों, जो कि एक भी प्रोडक्शन नहीं निकली। 10,000 यूनिट। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो टोटल प्रोडक्शन लॉस्ट, मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन लॉस्ट हुआ? 12,000। 10,000 दिए हो गए प्लस 2,000 ऊपर वाले, तो टोटल 12,000 यूनिट कम बनी हमारी जो बन सकती थी। तो यानी कि 12,000 यूनिट को बेच के प्रॉफिट आता, वो नहीं आया, वो लॉस हो गया हमारा। ये बात ही नहीं है, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होता क्या है, पहले समझते हैं।
देखो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मैं मिटा दूंगा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जब तुम सेलिंग प्राइस में से ना, बोलो क्या, जब तुम सेलिंग प्राइस में से ना, जब तुम सेलिंग प्राइस में से लेस कर देते हो अपनी वेरिएबल कॉस्ट, तो जो निकल कर आता है मेरे बेटा उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बात कैसे हो गई? उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, क्लियर नहीं है? यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद वाला प्रॉफिट। देखो दो तरह की कॉस्ट हमें कवर करनी पड़ती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, है ना। देखो आगे जाके वैसी बात बताऊंगा। नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो ऐसा है, जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कनेक्टेड नहीं है हमारे प्रोडक्शन से या हमारी सर्विसेज से। अगर आप प्रोडक्शन करो मत करो, आप सर्विसेज दो या मत दो, आपका खर्चा आना ही आना है। दिस इज नॉट फिक्स कॉस्ट, है ना। मतलब मैं एक भी बच्चा पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, मेरी फिक्स कॉस्ट आनी ही आनी है। सही बात ही नहीं है? यानी कि प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट। तो यानी कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, अगर कोई प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट कवर कर रहा है, अपनी कॉस्ट कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई कॉस्ट अपनी अगर कोई प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट कवर कर रहा है, तो यानी कि उसका प्रोडक्शन बनता रहना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्शन करते रहो। एग्जाम्पल इसमें और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लो एक कंपनी 5 प्रोडक्ट बना रही है, एग्जाम्पल के तौर पर कितने बना रही है, 5 प्रोडक्ट बना रही है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किसका वो प्रोडक्शन करे और किसका प्रोडक्शन ना करे, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये पांचों की कॉस्ट क्या आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, उनका सेलिंग प्राइस क्या है। अगर इनका सेलिंग प्राइस इनकी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ है ना, तो इनका प्रोडक्शन करते रहो। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, समझ में आया नहीं आया? दूसरी बात, अगर मान के चलो, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, सपोज मान के चलो प्रोडक्ट डी है, इसे कंपनी कहना चाहती है कि भाई इसको ना बंद करना है, करें या ना करें। तो तुम ये बोलो कि देखो आप ना इसकी ये देखो, ये आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है तो इसका प्रोडक्शन करते रहो। बची फिक्स कॉस्ट तुम इनसे कवर कर लेना, इससे कवर मत करो। आप समझ गए मेरी बातों को, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? क्लियर है, ठीक है, बात समझते हैं। तो यहीं पर हमारा कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें बेसिकली कंट्रीब्यूशन कवर करके दे रहा है, मतलब वेरिएबल को कवर करके कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसका प्रोडक्शन करते रहो आप, उसे रोको मत, क्लियर नहीं है? बाकी फिक्स कॉस्ट किसी और प्रोडक्ट से कवर करते रहना अपनी, क्लियर ही नहीं है? लेकिन ये नॉर्मली इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, मल्टी प्रोडक्ट में होती है। अगर तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भैया मान लो कि अगर वो कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो क्या ही करेगी वो, तब तो ऑब्वियस बात है वो पूरी डिपेंडेंट किस पे है, एक ही है। अब एग्जाम्पल की बात करके जाते हैं, भाई मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट सोचो, प्रोडक्ट, अरे तो सर्विस के अंदर भी तो प्रोडक्ट हो गए ना मेरे। अकाउंट एक प्रोडक्ट है मेरा, मैथ एक प्रोडक्ट है मेरा, इको एक प्रोडक्ट है मेरा। अब समझिए ना, ठीक है ना, ये भी समझो ना। बेसिकली अगर मान लो, ऐसा समझते हैं, मान लो कि कोई पेरेंट्स मेरे पास आए और मतलब मान के उनकी कोई ऐसी मतलब बहुत सहमति नहीं थी पैसा देने की, उनकी मतलब स्थिति ऐसी नहीं थी, तो हमें कुछ तो अमाउंट चाहिए ना, फिर भी मिनिमम से मिनिमम कितना पैसा हम लेके रहेंगे उनसे, एटलीस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट हमारी यहाँ पर क्या है, एक फैकल्टी। एसी इतना नहीं खाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना खर्चा नहीं लेगा जितना फैकल्टी खर्चा लेती है। सही बात ही नहीं है? तो मुझे मिनिमम कितना पैसा चाहिए कि बस मेरी फैकल्टी का पैसा निकल जाए, इतना तो दोगे, हाँ है ना। बाकी ये वाला जो खर्चा है मैं और बच्चों से कवर हो रहा है, आप समझ गए? ये चीज समझो, क्लियर है ये नहीं है? क्लियर है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा उतना भी नहीं देगा तो भैया दो ऑप्शन है, तो मना कर दो, चैरिटी कर दो, सीधी सीधी बात है, क्लियर है? आया? तो यानी कि इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। अब देखो जब कंट्रीब्यूशन को ना बच्चों, इधर देखो, जब कंट्रीब्यूशन को सेलिंग प्राइस से डिवाइड किया जाता है और परसेंटेज निकाली जाती है, तो उसे बोलते हैं पीवी रेशियो, पीवीआर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? पीवीआर। ये मैं तुम्हारे लिए बस मिटाऊंगा तो नहीं, इसे हिंट लिख दे रहा हूँ, बात के लोगे नहीं हो गई। हालांकि ये हिंट पहले बता दे रहा हूँ, मैंने बोला ना कौन सा चैप्टर, बोलो, मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां तुम इसको समझ जाओगे अच्छे से।
वहाँ तो ग्राफ बना बना के समझाया जाता है इस चीज़ को, समझ गए। तो मैंने फिलहाल अपना बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा आता है वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद वाला प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है। और जब कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये होता है, हाँ मतलब उस यूनिट से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट के बाद। फिक्स कॉस्ट नहीं देखनी है यहाँ पर। क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अब इन्होंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आ जाओ इसमें मैं तुम्हें पढ़वाता हूँ। क्या लिखा है देखो, सेलिंग प्राइस कितना है 180, पीवी रेशियो कितना है 20%। यानी अगर मैं 180 का 20% लगा दूंगा ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ ये ना। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ 12,000 यूनिट। ठीक है बच्चे, अब देखो एक यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना था 20 और एक यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 20%। अब आया समझ में? नहीं आया? बड़ो बराबर थे। आ गया समझ में? आ गया? लेना यार, ले क्या दिक्कत हो गई यार। देख हमने क्या बोला, पी वी आर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये बोला मैंने। मुझे ये कितना दे रखा है बेटा 20, मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पता नहीं, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे बेटा 180। बोलो हाँ ये ना। तो बताओ ना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया मेरा 180 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये तो कह रहा हूँ मैं। हाँ ना, मतलब एक यूनिट मुझे कितना कमा के दे दी, बताओ कितना कमा के दे दी, 18 दूनी 36 रुपए। एक यूनिट मुझे 36 रुपये कमा के दे दी, और जो यूनिट मेरी प्रोड्यूस ही नहीं हुई तो लॉस हो गया नहीं हो गया मेरा। 12,000 इंटू 36 कितना, एग्जैक्ट ये मेरा लॉस हो गया 4,32,000 का भैया, कंप्लीटली लॉस है मेरा ये। क्लियर है? क्लियर है? 4,00,000 ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो यानी कि अच्छा दूसरी बात देखो, इधर देखो मेरा ये पॉइंट डिस्कस, अभी वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है कि मैंने यहाँ पर जितने भी आउटपुट निकाला 20% आउटपुट क्या निकला मेरा बर्बाद। बोलो आएंगे ना। तो ये तो हो गया मेरा तीसरा नंबर। अब लगा दो मैं चौथा नंबर। दीदी क्लियर, सॉरी भैया क्लियर है? ठीक है, क्या लिखा बच्चे, क्या लिखेंगे, कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रेक्टिफिकेशन। अब बताओ मैंने मैंने कितना प्रोडक्शन करा था 3,000 यूनिट का, 20% मेरा बर्बाद हुआ, अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला। उसको रेक्टिफाई करने में एक यूनिट में कितना लगा रहा हूँ मैं 25 रुपए। समझ में आ रहा है? कितना निकला मेरे बच्चे, 25 15,000। इनकी 15,000 की लागत मेरी अलग निकल रही है। सही कह रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बाकी मुझे लागत सीधी दे रखी है। अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू लेबर लेबर टर्नओवर की वजह से जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस्ट हो गया। क्या लिखा बेटा बोलो फटाफट से। पहले पहले लिखेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितने का, 4,32,000। उसके बाद हमारा आया था रेक्टिफिकेशन कॉस्ट 15,000। और बेटा फिर कौन सी कॉस्ट आई थी देखो यहां से देखिए बताओ, ये रही 183 480, 183 480, ये कौन सी कॉस्ट थी, हाँ सेटलमेंट कॉस्ट। ये तो सीधी सीधी दे रखी है हमें बेटा, दूसरी कौन सी थी, 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ।
हाँ, कौन सी थी? रिक्रूटमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितनी थी? 156,340। उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट 113। बस, और तो कुछ नहीं है जोड़ना बेटा। टोटल कॉस्ट इंक्रीमेंट, देखो टोटल प्रॉफिट लॉस्ट, बोलो 432, 15, 183 है, 9 लाख। सही है। नौ लाख आ गया समझ में? आया भैया समझ में? चलिए अब आ जाओ, देखो इधर, देखो इधर आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आओ आओ गुड्डू बेबी, आओ। क्या लिखा है? यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ वर्कर। आपको वर्कर की इंफॉर्मेशन दे रही है। देखो वर्कर का नाम क्या है? मिस्टर रोजर। वर्कर है मिस्टर रोजर। इनका टिकट नंबर है 002, है ना? ठीक है। इन्होंने काम शुरू करा था 1 अप्रैल 2014 में। कब? 8 सुबह के 8 बजे थे। और इन्होंने अपना काम खत्म करा 5 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे। कितने घंटे बैठ गए? करो कैलकुलेट करो। ना ना ना, अच्छा अभी जोड़ जोड़ दो, जोड़ अभी करते हैं 8 घंटे का लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। ठीक है। वर्क अलॉटेड, वर्क अलॉटेड, वर्क अलॉटेड प्रोडक्शन ऑफ 2160, है ना? वर्क डन एंड अप्रूव, काम कितने से खत्म करते हैं? 2000 यूनिट का, मतलब जो अप्रूव हो गया है। वर्क बनाया उसने 2160 का था, लेकिन डन हुआ और कंप्लीट जो हुआ 2000 हुआ। टाइम यूनिट अलाउड मतलब 40 यूनिट 1 घंटे में। वेज रेट कितना है? 25 रुपये पर घंटे। रोजर को कितने घंटे काम करना है? 1 दिन में 9 घंटे काम करना है। क्लियर नहीं है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेम्युनरेशन ऑफ मिस्टर रोजर अकॉर्डिंग टू हाल्से एंड रोवन प्लान। आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो बताओ 1 दिन में कितने घंटे काम करेगा वो? 9 घंटे। चलो कितने घंटे अवेलेबल है बताओ? पहले ओवरऑल बताओ है कैसे 40? तो देखो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो 4 तारीख तो हो गए 9, 4 36, और यहाँ पे 4 घंटे ये काम करो। आया तो नहीं आया? तो कितने घंटे लगी? 40 घंटे हो गए। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 6। क्वेश्चन नंबर 6, 40। क्या लिखेंगे? टोटल वर्किंग आवर्स कितना बोलो? 9 × 4 दिन प्लस 4 आवर्स। ऐसे लिख दूँ? नहीं ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 आवर्स। ये सब टाइम टेकन भी कह सकते हो। टाइम टेकन। तो यहाँ देखो टाइम अलाउड, टाइम अलाउड बताओ। बंदे ने कितनी सही यूनिट बनाई? 2000 यूनिट। और 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी थी? 40। करना कितना आ गया? सही बात है ना? कर सकते हैं ना? समझ में आया नहीं आया भाई? 40 यूनिट इक्वल टू 1 घंटा। तो 2000 यूनिट हाउ मच घंटा? 50 घंटा। मतलब एक तरीके से अगर 40 यूनिट बनाने में 1 घंटा चाहिए, तो 2000 बनाने में कितने घंटे चाहिए? 50। तो दिस इज टाइम अलाउड। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ बच्चों, उल्टा उल्टा मेथड,
कि 50 घंटे का काम बंदे ने करके दे दिया 40 घंटे में, तो उन्होंने टाइम कितना सेव करा हमारा, 10 घंटे सेव करे हमारे। अब तो कहानी खत्म हो गई हमारी, अब तो आसान हो गया हमारे लिए, अब तो पता लग जाएगा हमें 25 रुपये घंटे का रेट है हमारा, दे रखा है इन्होंने। क्लियर? और हमें क्या लगाना भैया, हाल से प्लान। सही है, लगा दे, लगाओ भैया हाल से प्लान। हाल से प्लान लगाओ, क्या है, टाइम टेकिन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव इनटू टाइम रेट इनटू उसका 1/2 या आधा 50%। समझ गए? मतलब कितने घंटे टाइम लिए इन्होंने, 1 घंटे का रेट 25, टाइम से कितना कर 10, टाइम रेट 25, इसका आधा। बताना बेटा, फटाफट निकालो। 10,000 तो ना है यार, 1,000 तो है, 25 का 100। समझ गए? नहीं, कैलकुलेटर चलाया कर, चलाया कर कैलकुलेटर। रोवन प्लान, अब तो रोवन प्लान क्या कहता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो सेम ही है इसका, प्लस इन्हें रेशियो बनाया था, याद है, टाइम सेव इनटू टाइम रेट। और रेशियो किसका था, टाइम अलाउड, सॉरी टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। नोट से मिला रहे हैं नालायक, तुम नालायक बंदी कर रहे हो तो गूगल में देख के बता दो अपनी। टाइम टेकन कितना है, 40 इंटू 25 प्लस टाइम सेव 10, टाइम रेट 25 इंटू टाइम टेकन कितना है 40, अलाउड कितना था 50। बोलो, ये 1200 आ रहा है, ये 1200 आ गया, खत्म, क्लियर, डन। जो वर्क अलॉटेड है वो है 2160 यूनिट का, और इसने वर्क डन किया है 2000 यूनिट का। तो ये भी तो गिवन है, वर्क अलॉटेड क्यों गिवन है, मतलब 2160 यूनिट करने का, इसने काम किया है 2000 यूनिट का। बड़ी पीस रेट नहीं है ना, टाइम रेट है ना, यहाँ हमें तो टाइम के अकॉर्डिंग चला है ना भाई। उन्होंने 1 यूनिट बनाने में ये भी तो दे रखा है स्टैंडर्ड टाइम, कि भाई टाइम ए यूनिट अलाउड इतना दिया रखा है ना, कि भाई आप 1 यूनिट में 40 यूनिट निकाल के दो, 40 तो उन्हें तो हमें 50 घंटे का काम करके दिया है टेक्निकली, अगर हम देखें तो उनके अकॉर्डिंग यूनिट का प्रोडक्शन दिया गया होगा उसे, बेसिकली इतना बना के देते हैं हमें। अगर वो मान के चलो 2160 में बना के दे देता, हम तो ये मान के चलते हैं, ठीक है ना, नहीं हाँ तो फिर उसका बोनस तो बढ़ता ही बढ़ता। समझ गए? तो टेक्निकली ये वाला जो पॉइंट है वो अभी हमारे लिए क्या है, इररेलेवेंट रहा। आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर लगेगा मेरे कराने लगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो तुम करना, बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, मिस्टर माइकल एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 आवर्स एज अगेंस्ट 150 आवर्स अलाउड टू हिम। इसका मतलब समझ में आया कि मिस्टर माइकल ने 120 घंटे में काम करते 150 घंटे का, यानी कि 30 घंटे, 150 घंटे का 120 घंटे में दे दिए। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। हर आर्ली रेट कितना है, 1 घंटे का रेट 10 रुपये है। ही एट अ डियरनेस अलाउंसेस कितने 30 रुपीज पर डे
ऑफ 8 आवर वर्क इन एडिशन टू द वेजेस। सुनो, यानी उन्हें एक दिन का कितना मिलता है, 30 रुपये मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है 30 रुपये DA, मतलब वेजेस के बाटे रहती है हमारी देखा जाए तो। और 8 रुपये मतलब 8 घंटे एक दिन में है काम करता है। अच्छा उन्होंने, एक घंटे के 10 रुपए तो ऐसा मत करो ना, ऐसा नहीं है, 8 घंटे के 30 रुपये दे रहे हो आप 8 घंटे के 30 रुपये दे रहे हो। टोटल दिन में हाँ समझ गया, दिन में 8 घंटे हाँ। यानी एक्स्ट्रा टाइम के 3.75 रुपए दे रहा अब यहाँ पे ऐसा मत लगाओ, बंदे ने काम कितने घंटे करा, बहुत आसान कैलकुलेशन हमारी, बंदे ने 8 कितना कहा, 120, 120 डिवाइड बाई 8 कर दो, 15 दिन हो गए ना, तो बंदे ने 15 दिन काम करा, वो तो एक दिन का कितना दे रहे हो 30, तो 15 दिन का कितना हो गया 450 रुपये हो गया। आया समझ में नहीं आया, दोबारा बोलूँ भाई, बंदे ने एक्चुअल में काम कितने घंटे करा 120, और एक दिन में कितने घंटे काम करा रहे हो, तो आपने कितने दिन का काम ले लिया, 8 घंटे इक्वल टू एक दिन, तो 120 घंटे 15 दिन का काम ले लिया। एक दिन का कितना दे रहे हो आप 30 रुपये, तो 15 का कितना दोगे 450 रुपये, आया ना, ठीक है। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू वर्क वेजेस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय मिस्टर माइकल अंडर द फॉलोइंग इंसेंटिव स्कीम। कौन सी स्कीम, रोन प्रीमियम प्लान। तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पे मिलेगा क्या बंदे को 120 घंटे, इधर देखो बहुत आसान है, कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा। 120 × 10 ये मिलना ही मिलना है, आए ना, और DA 4.5 तो वो मिलना ही मिलना है, और बोनस और निकाल देना। 30 घंटे बचाया, 30 × 10 × टाइम टेकन 20/150। हाँ पर डे का, तुम डे हमने उसके नंबर ऑफ डेज निकाल लिया ना, हमें नंबर ऑफ डेज निकाल लिया ना उसके, और फिर और बोनस छोड़ देना है हमें। की बात जो कह रहे थे 110 रुपए दिन का मिला इफेक्टिवली रेटिंग वाला जरा, हाँ और प्लस उसका वो जो लोकल वाला फॉर्मूला वाला बोनस का होगा वो लग गया उसका। यहाँ पे इनके सामने वाले बंदे को कितने रुपए दोगे तुम, 3 चीजें दोगे यहाँ पर, आया समझ में, कर लोगे, एक करूँ, बड़ा बोलो, कर लेंगे सारे, दोबारा बोल दे रहा हूँ, 120 घंटे बंदे ने काम करा × 10 रुपये, 1200 दिए हो गए, आए ना। बस यहाँ पर एक कैलकुलेशन समझा ही दे रहा हूँ, लिख कर ही बोल दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। देखो 8 घंटे का मतलब है एक दिन काम करना, 120 घंटे का मतलब हो गया कितने दिन, 120/8, कितने बैठ गए मेरे बच्चे, 15 दिन हो गए। और एक दिन का कितना दे रहे हो DA 30, तो 450 तुमने DA के दे दिए, और बोनस का नाम पे कितना दोगे, बंदे ने कितने घंटे बचा दिए तुम्हारे 30 घंटे, और 1 घंटे का रेट 10, 30 घंटे × 10 × टाइम टेकन, रोहन का प्रीमियम प्लान लगाओ, टाइम टेकन कितना है, टाइम अलाउड कितना है 150, ये बोनस आ जाएगा। क्लियर है, ये 3 चीज जोड़ देना, 120 × 10 1200 प्लस DA प्लस बोनस, जोड़ के आंसर बाहर कर देंगे। करना है कॉपी में, आ जाओ क्वेश्चन 8 पे आओ, क्वेश्चन 8 देखो क्या लिखा क्वेश्चन 8 में, अ स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटीड वेज रेट 120 पर आवर। एक स्किल्ड वर्कर को तुम कितना पे करते हो, 120 रुपये पर घंटा पे करते हो, ठीक है। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ वर्क, कितना टाइम अलाउड होता है, 6 घंटा अलाउड है, ठीक है। ही टुक 5 आवर टू कंप्लीट द जॉब, उसने 6 घंटे हमको कितने घंटे में कर दिया, 5 घंटे में। कितना टाइम बचाया उसने, 1 घंटा बचाया। ही इज पेड वेजेस अंडर रोन इंसेंटिव प्लान, हम उसको पेमेंट करते थे रोन के सिस्टम पे। एंड कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रोन, इफेक्टिव रेट निकल के दिखाना, इफेक्टिव आर्ली रेट। और इफ द वर्कर इज प्लेस अंडर हाउस इंसेंटिव स्कीम 50% लिखो ब्रैकेट में, समझ गए होंगे तुम, ये बोनस बता रहा है। एंड ही वांट टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग, कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब। उसे कितने घंटे में काम खत्म कर देना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करें। इसमें है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है तो आसान बेसिकली। तो आपके पास तो क्या सॉल्यूशन भी है, तो आप बड़ी स्पीड से कर सकते हैं। हाँ मतलब आप कुल मिला के मैथमेटिकल माइंड लगाना है आपको यहाँ पर, और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिकल माइंड लगाना है, ठीक है। चलो तो पहले हम निकालते हैं किसमें,
रोवन इंसेंटिव प्लान। आप बताइए टोटल वेजेस कितना पे करेंगे सामने वाले बंदे को। टोटल वेजेस इज इक्वल टू, सीधी कैलकुलेशन करें, बताओ टाइम टेकन और टाइम रेट कितना है 120, यही है, प्लस टाइम सेव इंटू टाइम रेट, भाई 6 घंटे का हम 5 घंटे में कर दिया, इंटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। बताओ कितना आया मेरे बेटा ये 12×5 = 60, 600, 100 रुपये आ रहा बच्चे, 100 रुपये आ गया, तो 700 रुपये। यानी कि यहाँ पर हम निकालें क्या, इफेक्टिव वेज रेट, ये इफेक्टिव आर्ली रेट, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। 700 रुपये दे रहे हो कितने घंटे के, 5, 1 घंटे का रेट कितना है इफेक्टिवली 140, मतलब हमने अपने वर्कर को 1 घंटे के 140 रुपये पे करा अंडर रोवन सिस्टम, ठीक है, हाँ या ना। यानी कि मेरे बेटा कुल मिलाकर बताओ ये 700 का मतलब क्या है, 700 का मतलब ये पूरी इक्वेशन, 700 मतलब ये पूरा फॉर्मूला, सही बात ही नहीं है। तो यानी कि अब यहां पर हम बात करते, कह रहे हैं कि हाल से प्लान की बात करते हैं। इधर देखना, इधर देखो बेटा, इधर इफेक्टिव वेज रेट, इफेक्टिव आर रेट, बताओ सारे बच्चे बताना। 700 का मतलब पूरा फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला किसका लगा होता है, रोन का, हाल से किसका लगा दूंगा, हाल से का। तो बताओ क्या लेंगे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, सही कह रहा हूं है ना, प्लस बोलो फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला बोलो टाइम सेव इनटू टाइम रेट। अरे नालायक हो रहा है तू भी, हाल से ये हाल से है, तो हाल से वाला क्या लगा दोगे, 50% लगा दोगे, डिवाइडेड बाय क्या लिया तुमने, 5 का मतलब क्या था, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन ले लिया मैंने यहाँ पर। आया समझ में, नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन मुझसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन मुझसे ये कहना चाह रहा है कि जो इफेक्टिव रेट यहाँ था रोवन में, वही इफेक्टिव रेट हालसे के अंदर भी होना चाहिए। बोलो मेरा सामने वाला बंदा सेम मेंटेन करने जाता है हालसे के अंदर भी, आ गया। तो बताओ कितने घंटे में काम खत्म करवा दे, मतलब टाइम टेकन कितना होना चाहिए हमारा, समझ गए। तो मैं यहाँ पे टाइम टेकन एक्स मान लू, ठीक है ना। तो लेट, यहाँ लिख भी देते हैं, लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्स। तो बताओ ये एक्स हो गया, टाइम रेट कितना है मेरा 120, प्लस टाइम सेट कैसे निकलेगा 6 माइनस एक्स, सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो ना भाई, 6 घंटे दिए थे, माइनस एक्स कितना हुआ, ये टाइम सेव्ड है, टाइम रेट 120 उसका आधा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन एक्स, ये उधर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा 140x इज इक्वल टू 120x प्लस ये हो गया तुम्हारा 60 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 360 माइनस 60x, ये मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, सही करा मैंने सर, ठीक है। तो बताओ ये हो गया हमारा एक जगह से 60x, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 80x, तो x इज इक्वल टू व्हाट 360 अपॉन 80 है बेटा, कितना आया। यानी कि अगर हमें सेम इफेक्टिव रेट लाना है 140, तो सामने वाले बंदे को 6 घंटे का काम 4.5 घंटे में खत्म कर देना हाल से के अकॉर्डिंग, जबकि वो रोन में कितने में कर रहा है 5 घंटे में, आधा घंटा एक्स्ट्रा है, समझ गए, आ गया, समझ में आया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्या लिखा है पढ़ो, अच्छा है वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है, द फिनिशिंग
द फिनिशिंग शॉप ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉय 60 डायरेक्ट, चीजों को अंडरलाइन करेंगे, 60 डायरेक्ट वर्कर। हम पे कितने वर्कर हैं? 60 वर्कर हैं कंपनी में। ईच वर्कर इज पेड, बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे आ जाओ। ईच वर्कर इज पेड 400 वेजेस पर वीक। हम सामने वाले बंदे को 400 रुपए देते हैं एक वीक का, और वीक में कितने घंटे हैं भैया? 40। इनके एक घंटे का रेट बताओ। 10 रुपया, हमारा 10 रुपीज पर आवर आ गया ना, 440। एक घंटे का 10 रुपया, ये हमारा क्या निकल गया? वेज रेट निकल गया एक घंटे का। वेन नेसेसरी, जब जरूरत होगी, ओवर टाइम इज वर्क, हम काम भी करवाते हैं ओवर टाइम, टू अ मैक्सिमम 50 आवर पर वीक पर वर्कर। एक बंदे से एक वीक में 15 घंटे का ओवर टाइम भी ले सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। एट टाइम रेट किस पे? ये अब देखो, ये तुम्हें बता दिया वही चीज, क्या टाइम रेट प्लस 1/2 एज प्रीमियम। अब यहाँ पे अपनी बुद्धि मत लगाना, हाल से नहीं है, अरे नलायक, ये ओवर टाइम है, समझ गए? समझ गए? यहाँ पे हाल से अभी रोमन नहीं आया, ये ओवर टाइम प्रीमियम हो गया एक तरीके से। टाइम रेट इनकी जितना तुम्हें देना है उतना तो तुम दे रहे हो, प्लस आधा दे रहे हो, नहीं हो गए डबल। हम हम जो अभी ओवर टाइम पढ़कर आए उसमें क्या था? 100 रुपये रेट था, जैसे 10 रुपये रेट था, और 10 रुपये और दो, तब 20 हो गया था ना। यहाँ 5 बढ़ा रहे हैं, ये 10 + 5 15 रुपये दे रहे हैं ये, समझ गए? अब यहाँ पे हाँ तो यहाँ पे दिमाग है, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है वैसे यार मामला, ये अलग हो गया। क्वेश्चन है ना बेसिकली, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है तुम्हें बेसिकली। देखो एक्चुअली क्या होता है, लोग अपने अकॉर्डिंग भी चलते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता के चलूँ। लेकिन जब कानून आएगा तो फिर पैसे लेके जाएगा तुमसे, समझ गया ना? क्योंकि जैसे लेबर लॉ है, तो लेबर लॉ वाले अगर आ जाएगा तो चेक करेगा भाई तुमने नॉर्म्स फॉलो करे नहीं करे हैं, समझ गए? और कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा भी होगा, वैसे अब तो शायद कम ही होता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली कि एंट्री ज़्यादा पे बट अमाउंट कम पे। पता ही नहीं पता है, मतलब हमें तो कागज दिखाने हैं ना। हाँ, सिग्नेचर, अंगूठा, स्टैम्प, कुछ भी ज़्यादा में लग गया। चलो आगे चलते हैं। द करंट आउटपुट ऑन एन एवरेज 6 यूनिट पर, देखो क्या लिखा है, करंट आउटपुट ऑन एन एवरेज 6 यूनिट निकालते हैं। इसे पढ़ो, पर मैन आर, मतलब एक बंदा एक घंटे में कितनी यूनिट निकालता है? 6 यूनिट निकालता है, समझ गए? चलो, विच मे बी रिगार्डेड एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट है उसका। इफ बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस, कह रहे अगर बोनस स्कीम, अब बोनस स्कीम बोलो, अब बोलो आलसे या रोवन, ठीक है ना? इफ बोनस स्कीम इज इंट्रोड्यूस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउटपुट विल बी इंक्रीज टू 8 यूनिट पर मैन आवर। मतलब अगर हम बोनस स्कीम लगा देंगे तो जब बंदा 6 यूनिट निकालता है तो वहां 8 यूनिट निकालेगा, समझ गए? द वर्कर विल इफ नेसेसरी continue to work overtime to the specified limit, although no premium on incentive will be paid। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम बोनस स्कीम लगाते हैं तो हमें शायद प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द कंपनी इज कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आइदर हालसे और रोवन स्कीम ऑफ वेजेस इंसेंटिव सिस्टम। कंपनी सोच रही कि वो हालसे रोवन सिस्टम को लगा ले। द बजटेड वीकली आउटपुट, इधर देखो, कंपनी का जो वीकली आउटपुट है वो 19,200 है, उसे इतना यूनिट चाहिए होता है, प्रोडक्शन चाहिए होता है। द सेलिंग प्राइस ₹11 पर यूनिट, 11 रुपये की यूनिट बिकती है। डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपये पर यूनिट का है। वेरिएबल ओवरहेड 0.5 पर आर है, मतलब वेरिएबल ओवरहेड 0.5 पर, डायरेक्ट लेबर आर है। एंड फिक्स ओवरहेड कितने हैं? 9,000 पर वीक के हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट, हमें एक स्टेटमेंट बना के दिखानी है टू शो द इफेक्ट ऑफ कंपनी वीकली प्रॉफिट ऑफ द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस। कह रहे हैं कि हमें बताना है कंपनी को कि कौन सी स्कीम में या कौन से सिस्टम में, ठीक है ना, तुम्हारा कितना प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। इन्होंने सजेशन नहीं मांगी, ये ध्यान रखना। इन्होंने बोला बस एक स्टेटमेंट बना के दिखा दो जिसमें कंपनी को अपना प्रॉफिट दिख जाए, रोवन में और हालसे में। हाँ, और हमें परसेंट तो दिखाना है, परसेंट लेवल भी दिखा देते हैं। जब वो पूछे ना हालसे और रोवन, तो परसेंट सिस्टम भी दिखाओ अपना, ये 3 चीजें कंपेयर कर पाए अपना। अब जो चल रहा है वो सिस्टम, जो 2 लाना चाहते हैं वो सिस्टम। तो जहां पर हमें प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, उसको उसे हम अडॉप्ट करेंगे, समझ गए? आया कोई दिक्कत? चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे? पढ़ लो।
पैरा में although no premium or दोबारा बोलो। first पैरा में लास्ट है although no premium or incentive will be the worker will if necessary continue to work overtime up to the specified limit। मतलब क्या है कि वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वर्कर जो है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक भी काम कर लेगा, but the base है 15 घंटे पर वीक जो भी है वो जरूरी है, वो स्पेसिफाइड लिमिट तक काम कर लेगा बेसिकली। अगर हम बोनस स्कीम लाते हैं तो ऑल द नो प्रीमियम ऑन इंसेंटिव विल बी पेड, हमें कोई ओवर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम बोनस स्कीम लाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर जैसे और फीमेल को जिसके तो बड़ा दिमाग लगता होगा, तो पहले इन सब नॉलेज है हो। फैक्ट्री लेवल पे होता है ये, और फिर खिलाई पिलाई तो चलती रहती है, ये तो करप्शन है। मैं टेंडेंसी दिमाग में जाता है कोई जाएगा मैं पूछ जाऊंगा। जैसे वर्कर के साथ हादसे हो जाते हैं फैक्ट्री में, तो लेबर लॉ ये कहते हैं कि आपको खर्चा देना है, या इंश्योरेंस होता है इनका, इंश्योरेंस ईसीएस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ईएसआई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, हाँ ईएसआई पार्टनरशिप में पार्टनर ईएसआई कहते हैं इसे। तो जब वर्कर ना उसमें यही कहते हैं कि हमें मतलब वर्कर हादसा हो जाता है ना, तो वर्कर खुद ही कहता है कि मुझे तो ईएसआई के अंदर डालना, मुझे ईएसआई के अंदर मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ईएसआई के तहत होना चाहिए। वर्कर को क्या कहता है, लेबर लो, मतलब लेबर लो तो कुछ भी कह देता है, वो तो कहता ही है, वर्कर भी ऐसा ही है। नॉलेज मिल जाती है भाई इतने तो आपसदारी में वर्कर को। मैं तुम्हें क्या लगता है कि जैसे हम आपस में बात करते हैं, वर्कर लेबर यूनियन बात नहीं करती होगी, बहुत बातें करती होगी, इन्हें पता लग जाता है इतना। ये है कहानी, उसमें उसके तहत जितना खर्चा आता है वो कंपनी को देना पड़ता है ना, अगर एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा होता है तो। तो ईएसआई में तो ये भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जितने भी लोग होते हैं ना उनको भी ईएसआई में डाल देते हैं। अभी एक बात ना कि मैं एक कटी उंगली निकली थी खाने की चीज लोकल कंपनी आइसक्रीम में निकली थी और की लोकल फैक्ट्री थी, वो आइसक्रीम की लोकल फैक्ट्री थी गाजियाबाद की, और उसकी आइसक्रीम में निकली थी, और शायद महाराष्ट्र में निकली थी, बाहर निकली थी, यहाँ निकली फिर पुलिस ने टिकट करी ना, तो पता चला कि एक ऐसी फैक्ट्री में वर्कर की उंगली कटी थी और उन्होंने इसकी फोटो आई थी इंग्लिश से। बताओ, बवाल कट जाओ इतनी देर में तो। ये देखते हो न्यूज़ चल रही, मैं गूगल पे था, उस पर लिखी थी गाजियाबाद की फैक्ट्री है आइसक्रीम, बहुत बड़ी बात है। गाजियाबाद की फैक्ट्री आ गई। चलो आओ करें, नहीं तो खत्म करते फटाफट है ना। क्या लिखा है, द फिनिशिंग कंपनी। बताइए हमारे पास, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ तुम्हारे लिए, वर्किंग्स करते हैं पहले हम, ठीक है, मुझे बताना नंबर 1 वर्किंग, मुझे बताओ फटाफट से, हमें टाइम रिक्वायर्ड कितना है। टोटल भैया मुझे 19,200 यूनिट बनानी है, ऐसा ही है, ये नहीं है बटो है बेटा, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है, 6 पर मैन आ रहा है बेटा, मतलब एक बंदा 1 घंटे में कितनी बनाएगा, कितनी बताओ, कितना आ रहा है ये। यानी कि अगर देखा जाए जितने भी मेरे पास वर्कर है उन सब वर्कर को मिलाकर मुझे इतने घंटे का काम करवाना है सारे वर्कर से। टेक्निकली
अब यहाँ लिखते हैं नंबर 2, टाइम अवेलेबल। टाइम अवेलेबल, भैया मेरे पास टाइम अवेलेबल कितना है? वर्कर है मेरे पास कितने हैं? 60 वर्कर्स है, और मैं खाली एक हफ्ते में ही काम करवा सकता हूँ 40 घंटे, क्योंकि वीक हमारा तो वो है ना, वीकली वीकली डेटा सारा। तो यानी कि मेरे पास चौबीसों घंटे ही अवेलेबल है, मतलब मुझे चौबीसों घंटे में 32 घंटे काम करवाना है। सही बात ही नहीं है? ठीक है, हाँ ये ना, क्लियर है? अब देखो एक तरीके से बताओ, मुझे बताना कि यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन वी वांट इन 1 आवर। हम एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन चाहते हैं 1 घंटे में? भाई हम 19,200 बनाने वीक में, और हम पे घंटे कितने अवेलेबल है? 1 घंटे में कितना चाहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन वी वांट इन 1 आवर? 8 यूनिट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर, यानी कि इफ वी इंट्रोड्यूस बोनस स्कीम then we will get production 8 units in 1 man hour। सही कह रहा हूं मैं? ऐसे कह सकते नहीं कह सकते हम? अगर हम इंट्रोड्यूस करते हो जाएगा हमारा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि 3200 घंटे का काम 2400 घंटे में करवा लेंगे, आएंगे ना, बोनस लगा के। अदरवाइज क्या कर रहे थे हम? अदरवाइज हम 800 घंटे का ओवर टाइम लगा रहे थे। अब आ रहा में, यानी कि या तो हम 800 घंटे का ओवर टाइम लगा ले, या उसी उनकी एफिशिएंसी बढ़वा दो। समझ गया? यानी कि इट मीन्स we saved 800 hours by introducing what? Bonus scheme, bonus plan। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई है ना? चले, यहाँ पे बाकी लिखना चाहो तो लिख लेना। टाइम रेट 400 डिवाइडेड बाई 40 घंटे के 400 रुपये दे रहे थे एक वीक में, यानी कि 1 घंटे का आ गया हमारा 10 रुपये पर आवर। सही, डन है? चलो आ जाए, सीधे सीधे बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। बताइए, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, हम क्या कर रहे थे। यहाँ लिख देते हैं हाल से, में करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ कर देते हैं रोवन, में करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चे? चलो बताओ, हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। प्रॉफिट निकालने का सीधा तरीका क्या है? सेलिंग माइनस
सेल्स माइनस कॉस्ट, पहले सेल्स लिख देते हैं। बताओ एक वीक में कितनी यूनिट बनाओगे तुम? सारी पैकेजिंग ये मान के चलते हैं। एक कितनी की बिक्री है? कॉस्ट नहीं, 11 की बिक्री लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑब्वियस बात है ना, बिक्री कोई भी लेवल हो, कोई भी सिस्टम लगा रहे हो, बिक्री की तो 11 की, पता ना मल्टीप्लाई करके 2 11, पर हमारी सेल तो ये सेम ही रहेगी ना भैया। बोलो आइए ना, इसे बोल दो ए, इधर देखो, इसे बोल दो ए, फिर लिखो बी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। आ जाओ भैया कॉस्ट लिखे। मतलब पहली कॉस्ट तो इन्होंने बता दिया आपको, मटेरियल की कॉस्ट। ऑर्डर पर यूनिट, बताओ कितनी यूनिट बनाई तुमने? इंटू 8, बताना कितनी। ये भी सेम रहेगी भाई, मटेरियल तो सेम लगना है ना, मटेरियल थोड़ा बदलेगा। चलो जी आगे चलते हैं। फिर क्या हमारी लेबर, लेबर लिख ले, पहले लेबर लिख लेते चलो। लेबर, अब देखो इधर देखो, बस लेबर में देख लेना, लेबर में देखना तुम्हें। प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो मुझे काम तो करवाना है, है तो मेरे में 2400 घंटे, बट काम करवाऊंगा 3200 घंटे का। तो यानी अगर देखा जाए तो 3200 घंटे के अकॉर्डिंग 10 रुपये तो मैं पे करूंगा ही, क्योंकि यहाँ मुझे कितने घंटे काम करना है, मतलब पे करना है 32,000 रुपये। जबकि यहाँ मैं क्या करा रहा हूँ, 3200 घंटे का काम कितने में करवा रहा हूँ? 2400 घंटे में। तो यार कितना पे करूंगा दोनों में? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट आया। तुम इसके चाहो तो अलग से वर्किंग भी बना सकते हो लेबर के लिए, अलग से वर्किंग बना के यहाँ चेप दो। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें सीधा ऐड कर दो, वर्किंग शो कर दो अलग से, आ गया कोई दिक्कत? ये मैंने अभी नॉर्मल लिखा है, ये लिख दिया मैंने नॉर्मल। फिर लिखेंगे ओवर टाइम। अगर मैं बात करूं ओवर टाइम, इधर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा ओवर टाइम। यहाँ पे हम 800 घंटे ओवर टाइम करा रहे थे इंटू 5। यहाँ एक्स्ट्रा के नंबर क्या जा रहा है? ओवर टाइम। अच्छा अब बात करते किसकी? बोनस यहाँ नहीं होगा, बोनस इन दोनों में होगा। तो हाल से में बोनस कितना है? आप 800 घंटे सेव हुआ, 10 इंटू 1/2, 4000 ही आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा? 800 इंटू 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ गया, ये 6000 आ गया आएगा। ये तो लेबर हो गई हमारी। मैंने क्या बोला, अब जैसे मैंने ये तीन चीज एक ही इसमें दिखा दी, तुम इन तीनों का क्या बना सकते हो? एक अलग वर्किंग नोट बना के सीधा क्लब करके दिखा सकते हो यहाँ पर। अब आया समझ में? ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है इसका। ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद कौन सी कॉस्ट थी मेरे बेटा? चलो लिख लो भैया, वेरिएबल ओवरहेड लिखो। पता ना भैया वेरिएबल ओवरहेड कितने बोले इन्होंने? 0.5 पर डायरेक्ट लेबर। देखो यहाँ पे लेबर कितनी लग रही है? 3200 की इंटू 0.5, और यहाँ पे लेबर लग रही है कितने की? 2400 की इंटू 0.5। समझ में आया? बेटा ये कितना आ गया बेटा? 1600, और बेटा ये आ गया 1200, और बेटा ये आ गया 1200। उसके बाद कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड ओवरहेड, वो तो फिक्स नहीं रहेगी। कितना? नो पर वीक, ऐसे ही है ना। अब तुम टोटल कॉस्ट निकाल दो और इसे बोल दो बी। आगे करो भैया, जोड़ो जल्दी जल्दी। 153, 32, 4, 1609। 2,02,200, 200।
अच्छा 200 ओके 2,02,000 और ये 91,800 191,800 और ये है 1,93,800। अब बस हाँ वो तो देखिए हो गया। अब वो तो क्या निकालेंगे प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। ए माइनस बी कितना था 2,11,200 माइनस 200 एग्जैक्ट और वो 2,11,200 19,000 और बोलो आइए ना दिख तो रही होगा तुम्हें कि किसको अडॉप्ट करना चाहिए हमें हाल से अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हाल में ज्यादा आ रहा है। बट ये सजेशन देके नहीं आनी क्योंकि मांगी नहीं है उन्होंने मांगी है जजमेंट क्यों देना है मांगा है नहीं मांगा ना मन करता है ना बीइंग इंडियन चलो बधाई देता हूँ ज्ञानचंद है ना मैं भी ऐसा ही हूँ क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी लगता है ना बीइंग टीचर से टीचर ही रहेगा टीचर तो बहुत ज्यादा सजेस्टिव होता है ठीक है ना मैं चलो तो है दिस इज प्रूव फ्रॉम द स्टेटमेंट कि हाई से प्लांट अडॉप्ट करनी चाहिए मांगा नहीं ना तो देना क्यों है उन्होंने क्या मांगे स्टेटमेंट दे दी बात खत्म क्लियर है मन में आता होगा क्या ही जा रहा है एक लाइन ही तो लिखनी है नंबर नहीं बढ़ता अभी पता क्या है तो कटता भी नहीं है करना तो नहीं चाहिए टीचर इग्नोर ही मारेगा टीचर। पता क्या अभी रिसेंटली ना हमने क्या करा जो फाउंडेशन को भी चेक कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चेक कर रहे हैं जैसे तेरी को भी मैंने देखी थी एक नंबर आधा एक नंबर आधा भाई स्पेसिफाइड है किस फिगर में तुम्हें कितना अमाउंट मिलने वाला है कितना नंबर मिलेगा तो थोड़ी सही से नहीं देखी मैंने थोड़ी सी देखी थी ना तो समझ तो यही था कैसे नंबर देते हैं ये कोई फुल पे ऐसे नहीं करते टक 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 6 नंबर ऐसे तो मिलते नहीं है नंबर यहाँ पे तो सीधा एक फंडा होता है कि आपकी कौन से फिगर्स मैच कर रहे हैं ये है कहानी तो फिगर मैच कर जाएंगी बात खत्म। देखो आ जाओ क्वेश्चन 10 वैसे थ्योरी है ये कंप्लीटली थ्योरी है इसे मैं सॉल्यूशन से ही पढ़वा दूंगा तुम्हें। अंडर द रोमन प्रीमियम बोनस सिस्टम अ लेस एफिशिएंट वर्कर कैन ऑब्टेन अ सेम बोनस एज हाईली एफिशिएंट वर्कर मतलब जिस वर्कर की एफिशिएंसी कम है वो भी सेम बोनस ले लेता है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल कह रहे ऐसा है तो ये एग्जाम्पल देके प्रूफ करे समझ गया ये तुम्हें रट के जाना है कुल मिला के समझ लेना। हाँ आ सकती कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो बोनस अंडर रोमन सिस्टम ये बोनस का ही है ना बोनस की बात कर रहे हैं वो बाकी तो सब सेम ही मिलता है ठीक है ना। तो बोनस का फॉर्मूला हमारा यही होता है ना। आगे देखो द स्टेटमेंट अंडर द रोमन प्रीमियम द स्टेटमेंट दैट अंडर रोमन प्रीमियम बोनस सिस्टम less efficient worker and highly efficient worker can obtain a same amount of bonus can be provided with the help of the example let time allowed a job 4 hour and labor rate 5 मतलब टाइम दिया गया 4 घंटे का और लेबर ने काम लिया है 5 मतलब जो लेबर रेट है 5 का है। केस बने लेस एफिशिएंट वर्कर लेस एफिशिएंट का मतलब बंदा ज्यादा समय ले रहा है उसने 4 घंटे का काम 3 घंटे में करके दिया तो सेव कितना करा 1 घंटा उस 1 घंटे के अकॉर्डिंग बोनस कितना निकालते हैं 3.75 लेकिन हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या है कि उन्हें 4 घंटे का काम किया रहा 1 घंटे में ठीक है ना तो उसको बोनस कितना आ रहा है सेम आ रहा है ये लूप होल एक तरीके से। सो इट कैन बी कंक्लूड दैट अंडर रोमन सिस्टम लेस एफिशिएंट वर्कर एंड हाईली एफिशिएंट वर्कर कैन ऑब्टेन सेम बोनस। थोड़ा सा चलता नहीं है थ्योरी या तो आती है या नहीं आती ऐसे एक केस है सीधा मैं बताऊँ मोस्ट टीचर्स भी यही कहते हैं कॉस्टिंग के जितने भी टीचर्स मिलेंगे ना सब ये कहते हैं कि थ्योरी आती है कॉस्टिंग में लेकिन उसको बहुत बाद में देखना क्योंकि कॉस्टिंग की थ्योरी को अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कई बार क्योंकि कई बार वो बहुत टेक्निकल चीज़ें पूछ लेते हैं और इतने टेक्निकलिटी में कोई बच्चे ना पढ़ता है ना टीचर पढ़ाता है बेसिकली कॉस्टिंग को इस तरीके से पढ़ाया जाता है जितना तुम उसे डाइजेस्ट कर जाओ बेसिकली क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है कॉस्टिंग
कॉस्टिंग फाइनेंशियल से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब एक मान के पूरा फैक्ट एक इमेजिनेशन में हमें पूरी फैक्ट्री एरिया बना लेना होता है। हाँ, कितनी ही बड़ी फैक्ट्री बना लेंगे हम, सही बात है ये नहीं है, कितने बड़ा प्लान क्रिएट कर लेंगे अपने दिमाग में, ये होता है। समझ गए? चलिए डन करें आज के लिए, चलो डन फॉर द डे। धन्यवाद डेटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।